नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को JPSC की एक टॉपिक जो कि फर्स्ट पेपर का है, फर्स्ट पेपर में विविध का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे एग्ज़ाम में 2 प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें और अपना मार्क्स सुनिश्चित करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नगरीकरण, जो कि विविध का है। ठीक है, विविध में टोटल 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसमें से हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। 5 से 7 टॉपिक है। कल फिर नेक्स्ट में हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग विविध का 15 क्वेश्चन को इजीली पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है नगरीकरण का? तो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण समाज ऐसे स्थानों पर प्रस्थान करती है जहां मानव की तमाम बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली इत्यादि विद्यमान हो। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर सिंपल अपने भाषा में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो नगरीकरण क्या होता है। जैसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वो शहर की तरफ क्यों मूव करता है, शहर की तरफ क्यों जाता है, तो शहर की तरफ सुविधाओं ने उसको आकर्षित करता है। ठीक है, कुछ सुविधाएं जो है उसे सड़क की ओर, शहर की ओर आकर्षित करती है। और वो सुविधा कौन कौन सी है, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, या फिर व्यापार करने का जो मामला है, वे सब, ये सभी जो फैक्टर है वे उसको क्या करते हैं, ग्रामीण से शहर की ओर आकर्षित करते हैं। और ग्रामीणों से, ग्रामीण जो व्यवस्था में जो रहते हैं, उससे कौन चीज़ उसे शहर की ओर ढकेलता है, तो क्या है, गरीबी है, स्वास्थ्य का अच्छा देखभाल नहीं होना, ये है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाना, ठीक है, सड़क की जर्जर अवस्था और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होना, ये सारे जो फैक्टर है वे क्या करते हैं, उन्हें शहर की ओर ढकेलते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा में हम लोग दोनों फैक्टर को देख लिए, एक जो उसे ग्रामीण से शहर की ओर ढकेलता है और एक जो ग्रामीण से शहर की ओर आकर्षित करता है। दोनों फैक्टर में बस एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारा मामला को अगर मिला दे तो इसी को हम लोग शहरीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसके बाद क्रमशः महाजनपद काल, संगम काल, विजयनगर, बहमनी इत्यादि नगरीयकरण व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे व्यवस्था, तो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा फर्स्ट पेपर में कि भारत की प्रथम जो सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी, तो आपको बताना होगा कि वह नगरीकरण की सभ्यता थी। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी नहीं पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो ये जो पॉइंट देखने जा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक शहरीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण की शुरुआत से यानी इंग्लैंड से मानी जाती है। भारत से जब वे कच्चे माल ले जाते थे और वहाँ पे बने बनाए माल को फिर यहाँ से ले आते थे, तो यहीं से क्या होता है, वहाँ पे शहरीकरण की शुरुआत होती है, अर्थात व्यापार वहाँ फला फूला। ठीक है, और इसी कारण से जो शहरीकरण की शुरुआत ब्रिटेन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरों के विकास की अवस्थाएं। जो नगर का है विकास, उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है और ये अवस्था को कौन दिया है, तो कौन दिया है, तो लुईस ममफोर्ड के द्वारा 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा, लुईस ममफोर्ड। कब, 1938 में। आपको बताना है 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कमेंट करके, मतलब उसकी अध्यक्षता कांग्रेस की
1938 में अध्यक्षता कौन किया था, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 1938 में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अब ये 6 अवस्था कौन कौन सी है, इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, नगरीकरण, तो इसमें 6 अवस्थाएं में देखिए, पहला अवस्था जो है पहला अवस्था जो है वह है इयोपोलिस। ठीक है, क्या है, इयोपोलिस। ये इयोपोलिस जो है यह प्रथम अवस्था है। सर्वप्रथम गांव बना। इस अवस्था में क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम लोग कबीलाई रहते थे, लेकिन उसके दौरान वे लोग आगे बढ़ते गए और सर्वप्रथम क्या बनाए, गांव बनाया। और यही गांव धीरे धीरे क्या बन गया, एक केंद्रीय, बड़ा और केंद्रीय गांव बना। और ये केंद्रीय गांव जब बना तो सुविधाओं का क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, गांव बना, उसके बाद सुविधाओं का क्रमिक विकास हुआ। तो यही प्रथम अवस्था है किसी शहर को बनने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, पोलिस। पोलिस जो अवस्था है उसमें क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ, पोलिस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह नगर होता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो बड़ा गांव होता है, जो बड़ा गांव अर्थात केंद्रीय गांव, वे धीरे धीरे किसका रूप धारण करता है, तो कस्बे का रूप धारण करता है। अब कस्बे का जब रूप धारण कर लेता है तो कस्बे का रूप धारण करने के बाद व्यापारिक गतिविधि का विकास होता है। और जब व्यापारिक गतिविधि का विकास होता है तो इसी को नगरीकरण का विकास माना जाता है और यहीं से नगरीकरण का प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा अवस्था जो है वह है मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस में क्या होता है कि नगर का आकार जो है वह बड़ा हो जाता है। नगर का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वृहत स्तर पर, देखिए वृहत स्तर पर अर्थात बड़े पैमाने पर, जब नगर का आकार बड़े पैमाने आकार बढ़ता है तो बड़े पैमाने पर क्या होता है, कारखाना स्थापित होता है, शिक्षा के लिए संस्थाएं स्थापित होती है, साथ ही साथ व्यापारिक संस्थाओं का भी स्थापना होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होती है, मेट्रोपोलिस अवस्था में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, वृहत पैमाने पर कारखाने की स्थापना किस अवस्था में की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मेट्रोपोलिस अवस्था में। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि बड़ा गांव जो है या केंद्रीय गांव जो है वह कस्बे का रूप ले लेता है, ये किस अवस्था में होता है, तो आपका उत्तर होगा पोलिस अवस्था में। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं चौथा अवस्था। चौथा अवस्था है मेगालोपोलिस। ठीक है, मेगालोपोलिस, इसमें जो नगर होता है वह नगर अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाती है। ठीक है, नगर का जो एक चरम, जैसे किसी भी चीज़ का एक चरम अवस्था होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है। ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है और इसको क्या है कि 2 रोटी का भूख है। ठीक है, कितना रोटी का भूख है, 2 रोटी का भूख है। अब इसको क्या है कि प्रथम रोटी मिल जाएगा तो इसको चरम अवस्था में पहुंचने के लिए और 1 रोटी चाहिए। अब ये 2 रोटी ये जब खा लेगा तो ये अपने भूख का जो भूख खत्म हो रहा है उसकी चरम अवस्था में पहुंच गया। मीन्स कि इसको 1 रोटी और दिया जाएगा तो ये इंसान ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसी तरह अब नगर इतना चरम अवस्था पे पहुंच चुका है कि ये और भी विकसित नहीं बन सकता है, इसके बाद इसका ह्रास ही होगा। ठीक है, अब जैसे ये बंदा अगर किसी तरह से और अगर तीसरा रोटी खा लेता है तो इसका क्या होगा, पेट खराब हो सकता है। तो इसी तरह से या इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझे कि नगर भी एक उत्तम अवस्था में पहुंचने के बाद वो ढलान की तरफ जाएगा। ठीक है, अब चरम अवस्था में क्या होगा, जब चरम अवस्था में पहुंचेगा तो गंदी बस्तियों का विकास होगा। मतलब कि गंदी बस्तियां अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि कचरा बढ़ जाता है, लोगों का आबादी बढ़ जाता है, व्यापारिक गतिविधि बढ़ जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा, गंदी बस्ती का आकार बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पूंजीवादी
व्यवस्था का प्रसार हो जाएगा। अब लोग क्या होंगे, पूंजीवादी व्यवस्था पे ही सिर्फ काम करेंगे। और जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरम अवस्था पे होगी तो वहाँ पे नैतिकता का पतन होगा। मीन्स कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। वैसे भी शहर में देखते हैं कि शहर में अगर किसी का कुछ होता है तो वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा, लेकिन गांव में अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाए तो पूरा गांव उठ के उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि गांव में नैतिकता जिंदा है और शहर से नैतिकता का पतन हो चुका है। तो यह जो पांचवा अवस्था है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था का जब प्रसार होगा तो यहाँ पे नैतिकता का पतन होगा। और नैतिकता का पतन होगा तो वैसे ही क्या होगा, नौकरशाही का विकास होगा। क्योंकि नौकरशाही यहाँ पे स्नेह प्यार ये सब से काम नहीं करता है। वे एक सिस्टमैटिक ढंग से जो भी संवैधानिक रूप से काम होता है उसी के द्वारा उसी के अनुसार वो काम करेगा। तो नैतिकता का पतन किस में रहता है, नौकरशाही में रहता है। और जब नैतिकता का पतन हो जाएगा, नौकरशाही का विकास हो जाएगा तो आपका क्या समझा जाएगा कि मानव का शोषण जो है वह बड़े पैमाने पे हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पांचवा अवस्था का जो एग्जाम्पल है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं तो इंग्लैंड का बर्मिंघम और जापान का टोक्यो और नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। तो ये सब जो है यह पांचवी अवस्था में मेगालोपोलिस अवस्था की शहर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठी अवस्था, टायरेनोपोलिस अवस्था। ठीक है। तो इसमें क्या है, नगरीय जो समस्या है वह विकराल रूप धारण कर लेगा। ठीक है। नगरीय समस्या जो है वह बहुत ही अपना आकार बढ़ा लेगा, अर्थात विकराल हो जाएगा। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एकदम इतना भीड़ हो जाएगा कि जो सड़क का आकार है वह संकुचित हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग रांची में के रहेंगे तो रांची में देखिएगा कि एकदम सुबह में भोर में आप लोग देखिएगा कि जो अपर बाज़ार का सड़क है वह बहुत चौड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही 11 बजे 12 बजे आप अपर बाज़ार में जाइएगा तो पैदल चलने में भी आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो क्या होगा, सड़क संकुचित हो जाएगा। ठीक है, कंजेस्टेड हो जाएगा। अब जब इस तरह का माहौल होगा तो बीमारी अपने चरम अवस्था पे, अर्थात बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगेगा। और यहीं से जब बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगेगा तो यहीं से शहर का जो हो, नगर का जो पार्श्व पतन मीन्स की पतन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पतन स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सी अवस्था में थी, छठी अवस्था में। अब लास्ट अवस्था जो है वह क्या है, नेक्रोपोलिस अवस्था। नेक्रोपोलिस अवस्था में पतन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, पतन प्रारंभ हो चुका है उस नगर का। और यह किस कारण से हुआ है, युद्ध से, महामारी से, भूखमरी से, इन सारे कारणों से नेक्रोपोलिस अवस्था में नगर का पतन हो जाता है। ठीक है। तो ये 7 अवस्था हम लोग देखें तो ये चीज़ बस आपको क्या क्या हो रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो चीज़ हो रहा है वह किस अवस्था में होती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नगर के विकास की 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कैस अवस्थाओं का, 7 अवस्थाओं का। ठीक है, मम्सफोर्ड में भी 7 अवस्था, यह भी 7 अवस्था। ठीक है, मैम्सफोर्ड 6 अवस्था का दोस्तों, सॉरी, मैम्सफोर्ड जो है वह लुइस मम्फोर्ड। ठीक है, लुइस मम्फोर्ड जो है वह 6 अवस्था बताया था और ग्रिफिथ टेलर जो है वह 7 अवस्था बता रहा है। ठीक है, तो ये 7 अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहला देखते हैं पूर्व शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था मीन्स कि एकदम शिशु काल का अवस्था। इसमें क्या है कि निवास स्थान, जहाँ पे निवास स्थान है वही व्यापार का क्षेत्र भी है। अर्थात वैसा जगह जहाँ पे निवास भी कर सकता है लोग और व्यापार भी वहीं से छोटा मोटा व्यापार कर रहा है तो उसे हम लोग पूर्व शैशव अवस्था कहते हैं। और यह दोनों एक ही स्थान पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड अवस्था जो है वह है शैशव अवस्था, मीन्स कि अब वह शिशु अवस्था में पहुंच चुका है। इसमें घर व दुकान जो है अनियोजित रूप से बिखरा हुआ होता है। घर और दुकान अलग अलग होता है लेकिन अनियोजित तरीके से, मतलब कोई भी नियोजन उसमें लागू नहीं है। आज जहाँ मन करेगा वहाँ घर, जहाँ मन करेगा वहाँ दुकान बना देगा, ठीक है, और दुकान बन जाएगा। लेकिन फैक्ट्री का अभाव दूसरी अवस्था में भी देखने को मिलेगा। पर पहली अवस्था में तो फैक्ट्री है ही नहीं, दूसरी अवस्था में भी यहाँ छोटा मोटा क्या है, दुकान बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री की का अभाव देखने को मिलेगा। तीसरा अवस्था जो है वह है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में घर व दुकान अलग अलग जगह पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे एकदम बिखरा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे घर हुआ तो यहाँ से 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर में दुकान हुआ, ठीक है, तो ये अनियोजित हो रहा है, बिखरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, घर व दुकान अलग अलग है। जैसे यहाँ पे घर है तो यहीं पे दुकान है लेकिन थोड़ा हट के है, ठीक है, तो घर व दुकान अलग अलग जगह पे होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में अनियोजित व बिखरी हुई फैक्ट्रियाँ बन जाती है। फैक्ट्री अब यहाँ पे चौथी अवस्था में फैक्ट्री लगी है, लेकिन वह क्या है, अनियोजित है, मतलब कि पूरी तरह से सजी हुई नहीं है, कि एक लाइन से एक कतार से फैक्ट्री नहीं है। एक फैक्ट्री यहाँ है तो पता चला अगला फैक्ट्री जाने के लिए हमको 20 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। तो इसी तरह से अनियोजित फैक्ट्री है किशोरावस्था में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा, देखते हैं प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। प्रौढ़ा अवस्था में क्या होता है, अच्छे अच्छे मकान नियोजित व एक जगह पे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे अच्छे अच्छे मकान जो है, जैसे सारे मकान जो है ये सब एक जगह पे नियोजित तरीके से, देखिए दोनों के बीच का जो गैप मिलेगा वो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का ये जगह ये सब एक नियोजित तरीके से बनाया हुआ है। फिर यहाँ बीच में भी ऐसे ऐसे करके रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रास्ता भी यहाँ पे मिल जा रहा है, इधर भी इन दोनों को छोड़ के रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो इसे हम लोग नियोजित कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग छठा अवस्था देखते हैं, उत्तर प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है, उत्तर प्रौढ़ अवस्था। अब प्रौढ़ा अवस्था में क्या है, व्यवसायिक व औद्योगिक क्षेत्र अलग अलग होगा। व्यवसायिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ से व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, वो अलग होगा, और जहाँ से उत्पादन वगैरह होना है वे दोनों अलग अलग क्षेत्र में होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे होंगे। और क्या होगा, मकान छोटा छोटा होगा पर आधुनिक होगा। क्योंकि अब पूंजीवादी व्यवस्था अपने जोरों पे है, तो इसमें मकान छोटा और व्यापार वगैरह का जो औद्योगिक केंद्र है वे सब आपको बड़े बड़े देखने के और नियोजित तरीके से मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेरा है सातवां, वह है वृद्धा अवस्था। इसमें क्या है, नगरीय विकास जो है वह खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से नगरीय विकास खत्म हो जाएगा, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला खाली हो जाएगा। और ये किस अवस्था किस कारण से होता है, हो सकता है बाढ़ आ जाए, हो सकता है महामारी हो जाए, हो सकता है युद्ध हो जाए, ये किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब नगरीय अधिवासों के प्रकार क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग प्रकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रकार, अधिवास मतलब कि जहाँ वास हो रहा है उसका क्या कैठो प्रकार है। तो कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों, तो 6 प्रकार में बांटा गया। अब वो 6 प्रकार कौन कौन सा है, तो सर्वप्रथम कस्बा। कस्बा किसे कहते हैं, तो जहाँ की जनसंख्या 500 से 1000 से 500 और 1000 के ऊपर हो, ठीक है, इससे कम नहीं, 500 से ऊपर और 1000 से भी ऊपर का जो जनसंख्या हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे। लेकिन मिनिमम 500 जनसंख्या होनी चाहिए कस्बा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नगर। नगर किसे कहेंगे, तो नगर के लिए देख लीजिए कि नगर में 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या होनी चाहिए, और भारत की आधे से अधिक नगरीय जनसंख्या जो है वह इसी अवस्था में, इसी प्रकार में क्या करती है, वास करती है, निवास करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महानगर।
महानगर के लिए क्या कंडीशन है कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी होनी चाहिए। 2011 की जनगणना में मिलियन प्लस नगरीय संकुलन, ठीक है, ये अवधारणा मिला था महानगर के बारे में। ठीक है, चलिए चौथा अवस्था देखते हैं, मेगालोपोलिस अवस्था। ठीक है, मेगालोपोलिस अवस्था में का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो जिनगार्ड मैन के द्वारा प्रयोग किया गया है मेगालोपोलिस। और इसमें क्या बताया गया है कि जो आबादी हो उस नगर की वह 50 लाख से ज़्यादा की हो, 50 लाख से ज़्यादा की हो। और 2011 की जनगणना में भारत के 9 शहर इस मेगालोपोलिस अवस्था से क्या है, वाबिस्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, या इसी के अनुसार हमारे भारत के 9 शहर आते हैं। लेकिन इसमें 2011 की जनगणना में एक चीज़ किया गया है, उसको समझ लीजिए। यहाँ 50 लाख जो दिया है, 50 लाख से ज़्यादा, लेकिन 2011 की जनगणना में 40 लाख से ऊपर वाले को भी मेगालोपोलिस अवस्था में या मेगालोपोलिस प्रकार में माना गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। और इसके अनुसार भारत का 9 शहर जो है इस प्रकार में आते हैं। अब वो कौन कौन से नगर है, 9 ठो, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक पैरा बना के आपको बताया गया है, तो वहाँ पे आप लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। बस 2 मिनट धैर्य रखिए, आप लोगों को ये मिलेगा। नेक्स्ट है सन नगर। सन नगर किसे कहते हैं, जब दो नगर आपस में, जैसे एक नगर ये और एक नगर ये आपस में जुड़े हुए होंगे ना, तो इसे ही सन नगर कहा जाता है। और इसकी सन नगर, इसको जुड़वा नगर का भी उदाहरण समझा जाए, जुड़वा नगर भी कहा जाता है। तो सन नगर, दो नगर आपस में सटे हुए हो या जुड़वा हो तो उसे हम लोग सन नगर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत के राज्यों में हैदराबाद और सिकंदराबाद उदाहरण है। अगर विश्व के पटल पे देखेंगे तो टोक्यो और याकोहामा जो है ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छठा जो प्रकार है वह अमलैंड प्रकार है। ठीक है, अमलैंड, अमलैंड में क्या होता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आंद्रे एलिक्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 1914 में किया गया है। चलिए आगे इसी के बारे में देखते हैं कि पास वाले क्षेत्र व नगर आपसी एक दूसरे से, जो पास वाले नगर जो है ना, वे नगर के पास वाले जो क्षेत्र है उससे आपसी संबंध अच्छा रखते हैं। और संबंध अच्छा रखने के कारण वे क्या करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, अर्थात सेवाओं का विनिमय होता है, लेन देन होता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में, किस प्रकार में होता है, अमलैंड प्रकार में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत की नगरीय क्षेत्र। भारत की नगरीय क्षेत्र में क्या बताया गया है, जनगणना 2011 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, अब वह 2 श्रेणी क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रथम श्रेणी, प्रथम से इसके अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति इत्यादि स्थानीय निकाय आते हैं। ठीक है, ये सब स्थानीय निकाय जहाँ पे शामिल हो उसको प्रथम श्रेणी के नगर में नगर कहा जाता है। इसके लिए इन सभी को वैधानिक नगर की भी संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र ये सब होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैधानिक नगर कहेंगे या प्रथम श्रेणी के नगर कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी में क्या कहा गया है, इसके अधीन उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। क्या क्या शर्त पूरा करना है दूसरे श्रेणी में आने के लिए, तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो, न्यूनतम जनसंख्या कम से कम 5000 हो या उससे अधिक हो। ठीक है, ये क्या है, क्राइटेरिया है दूसरी श्रेणी के शहर में आने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम ना हो। अर्थात जहाँ पे घनत्व 400 है उसे हम लोग दूसरी श्रेणी के नगर में रखेंगे। पुरुषों की कायिक जनसंख्या का कम से कम, अब देखिए पुरुष की कायिक जनसंख्या अर्थात काम करने वाले पुरुषों की जनसंख्या कम से कम 75% किस कार्य में, गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, तो उसे हम लोग दूसरी श्रेणी की नगर में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसे कैसे बदला है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या करोड़ में, ठीक है, करोड़ में हम लोग देखते हैं कि भारत की नगरीय जनसंख्या जो 1941 में कितना था, 4.42 करोड़ था। और यही जो है 1951 में बढ़ के देखिए, 51 में बढ़ के देखिए 4 छक 24, 4 सते 28, लगभग 6.5% के हिसाब से बढ़ा है। ठीक है, 6.5 गुना, ठीक है, 6.5 गुना, परसेंट नहीं दोस्तों, गुना। ठीक है, तो ये गुना हो रहा है इतना। जहाँ 1941 में 4.42 था, वहीं 1951 में 26.24 करोड़ हो गया। वहीं अब आगे देखते हैं 2001 और 2011 में क्या अंतर हुआ। 2001 में 28.61 करोड़ जहां आबादी था, टोटल नगरीय आबादी, वही बाद में कितनी हो गई, 2011 की जनगणना के हिसाब से 37.71 करोड़ की आबादी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए 1941 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, मात्र 13.86 था। और यही चीज़ 1951 में देखिए क्रमिक वृद्धि करते हुए 17.29 हो गया। और यही चीज़ आगे बढ़ते हुए 2001 में देखा जाए तो 27.81 हो गया। और 2011 में बढ़ के अर्थात वर्तमान जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 31.16% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि परसेंट कितना है, नगरीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि प्रतिशत 1941 में कितना था, 31.97% था। यही चीज़ 1951 में कितना हो गया, 26.41%। यही चीज़ आगे बढ़ के 2001 में 21.72% हो गया। और 2011 अर्थात वर्तमान जनगणना के अनुसार 31.20% हो गया। चलिए आगे देखते हैं नगरीय जनसंख्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि दर है, ये दशकीय वृद्धि दर दशक में अर्थात 10 साल के दौरान इतना वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए हर 10 साल में इतना वृद्धि हुआ है। कितना, 31 से 26 मीन्स कि 41 से 51 के बीच में घटा है। और 2001 से 2011 के बीच में लगभग 10% बढ़ा है। ठीक है, तो इसको देखना है, याद रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर कितना था, 1941 में 2.77% था। यही बाद में कितना हो गया, 2.34% हो गया। अर्थात 1951 में 1941 की अपेक्षा क्या होती है, घटती होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त देश का विभाजन हुआ था और आज़ादी के बाद ऐसे हम लोग त्रासदी से उभरे थे कि हम लोग इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहे थे, इसी कारण से ये परसेंट घटा था। 2001 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर नगरीयों का कितना था, तो 3.13% था। और यही चीज़ 2011 की जनगणना में 3.18% तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या के आधार पर भारतीय नगरों का विभाजन। भारतीय नगरों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन 6 वर्ग में विभाजित किया है? तो भारतीय जनगणना विभाग किया है 6 वर्गों में नगरों के जनसंख्या का विभाजन। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग एक एक करके 6 वर्गों को देखते हैं। प्रथम वर्ग में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम वर्ग में 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है उसे प्रथम श्रेणी के प्रथम वर्ग में रखा जाएगा। दूसरे वर्ग में किसको रखा जाएगा? 50,000 से 99,000 तक की जनसंख्या वाली जो नगर है उसे दूसरे वर्ग में के नगर में रखा जाएगा। तीसरे जो वर्ग है उसमें 20,000 से 49,000 तक की जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा वर्ग 10,000 से 19,999 की जनसंख्या जहाँ पे होती है उसे चौथे वर्ग में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पंचम वर्ग 5,000 से 9,999 तक की जनसंख्या को हम लोग पंचम वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है षष्ठम वर्ग। षष्ठम वर्ग में 5,000 से कम की जनसंख्या को, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या 5,000 से कम हो उसे हम लोग षष्ठम वर्ग में रखते हैं। अब आगे देखिए, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से देखिए। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग प्रथम वर्ग के नगरों में वास करती है, जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे ऊपर हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया? भारत का सर्वाधिक अगर कोई वर्ग में वास करता है तो वह कौन सा है? प्रथम वर्ग है। पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग में नगरों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, अर्थात नगरों की संख्या में पहला, दूसरा और तीसरा में जबरदस्त रूप से नगर का विकास हुआ है। चौथा और पांचवा वर्ग के नगरों में क्रमिक ह्रास की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जब चौथा और पांचवा में हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है? चरम अवस्था में पहुंच चुका था पहले ही चौथा तक, तीसरा तक, लेकिन चौथा आते आते उसका क्रमिक रूप से ह्रास होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का विभाजन। प्रकार्यात्मक आधार पर अगर नगरों का विभाजन देखेंगे तो औद्योगिक नगर भारत में कौन कौन से है? तो सबसे पहले हमारे झारखंड का जमशेदपुर है, फिर फिर महाराष्ट्र का यूपी का कानपुर है, यूपी का नोएडा है, इसे दिल्ली एनसीआर का भी संज्ञा दिया जाता है। फिर बंगाल का, पश्चिम बंगाल का कौन सा है? दुर्गापुर है। ये सभी में को औद्योगिक नगर कहते हैं। क्यों औद्योगिक नगर कहते हैं? क्योंकि इन जगहों पे उद्योगों का क्या हुआ है? स्थापना हुआ है और ज़बरदस्त रूप से हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक नगर कहते हैं। धार्मिक नगर, वैसा नगर जहाँ पे धार्मिक गतिविधि का बोलबाला हो उसे धार्मिक नगर कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वाराणसी एवं मथुरा। तीसरा देखते हैं प्रशासनिक नगर, अर्थात प्रत्येक राज्यों की राजधानियाँ जहाँ पे मौजूद है उस नगर को हम लोग क्या कहेंगे? प्रशासनिक नगर कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा गैरीसन नगर। गैरीसन नगर क्या होता है? तो वैसा नगर जहाँ सेना रहती है, जहाँ पे सेना का वास होता है या सेना रहता है, उसी को हम लोग गैरीसन नगर कहते हैं। और ये है महोनगर। महोनगर को गैरीसन नगर में शामिल किया गया है। ये एमपी का इंदौर के पास ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नागरमाल। ठीक है, नगरमाल को क्या होता है? जुड़वा नगरों को नगरमाल कहा जाता है, अर्थात जहाँ पे सामने सामने दो नगर हो उस नगर को हम लोग क्या कहेंगे? नगरमाल कहेंगे। जुड़वा नगर को नगरमाल कहेंगे। ठीक है, भारत में एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसे हम लोग नगरमाल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है? पहला पॉइंट, भारत में कुल 121.09 करोड़ लोगों में से कितने? 121.09 करोड़ लोग में से 37,71,000
37,71,06,125 लोग जो है वह शहर में क्या करते हैं, निवास करते हैं, वास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। अर्थात वर्तमान में पूरे भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना हुआ, तो 31.16% हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश में कुल पुरुष नगरीकरण आबादी, नगरीकृत आबादी 19,54,89,200 लोग है। ठीक है, 200 लोग है, ये पुरुष आबादी है। ठीक है, पुरुष, इतना पुरुष लोग नगरीकरण में, नगर में क्या करते हैं, वास करते हैं। इसी तरह महिला कितना परसेंट है, कितना लोग है, तो 18,16,16,925 महिला जो है इस क्षेत्र में क्या करती हैं, वास करती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2001 में देश की शहरी आबादी, कुल आबादी, देश में शहरी आबादी कुल आबादी का 27.8% थी, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 31.1% तक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी लोगों, ठीक है, प्रवासी मतलब कहीं से प्रवास करके आ गया है और उसी देश में बस गया है, उसी को प्रवासी लोग कहेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी लोगों की आबादी विश्व में सर्वाधिक 15.5% है। ठीक है, 15.5%, अर्थात कुछ भी होता है तो लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना आवास तलाश कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र ओशनिया में स्थित है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र कहाँ पे है, तो ओशनिया क्षेत्र में है। ठीक है, ओशनिया बोले तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एशिया तथा विश्व का सबसे बड़ा नगर संघाई है। ठीक है, एशिया या विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, संघाई है। इसकी आबादी 13.83 मिलियन के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश, पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वह कौन है, कतर है। कितना है उसमें नगरीकृत, तो 98.8% जो है वह पूरी तरह से नगरीकृत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मिशन या योजनाएं। सर्वप्रथम हम लोग कौन सा मिशन देखते हैं, अमूर्त मिशन। ठीक है, अमृत मिशन या अमूर्त मिशन, इसका फुल फॉर्म देखिए। अमृत का क्या होता है, AMRUT। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ए से अटल हो गया, एम से मिशन हो गया, एफ ऐसे ही होता है साइलेंट टाइप का, और आर से हो गया रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया अमूर्त का फुल फॉर्म। ठीक है, कायाकल्प, इसका क्या काम है, कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अलग पेंशन की व्यवस्था की गई है, और यह कब किया गया है, तो 25 जून 2015 को किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं स्मार्ट शहर मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो यह भी 25 जून 2015 को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत के 4 महानगर कौन कौन सा है, तो यह 4 महानगर में सर्वप्रथम है बृहद मुंबई। ठीक है, बृहद मुंबई 18.41%। दिल्ली जो है वह दिल्ली में कितना परसेंट है, 40% की आबादी वाला शहर, तो 16.31%। कोलकाता में 14.12%। चेन्नई में 8.17%, और बेंगलुरु में
50, ठीक है, 50 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। ये मिलियन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। मिलियन में अगर देखेंगे तो इसको 10 से गुना कर लेंगे तो ये इतना आबादी आ जाता है, ठीक है। 10 अठे 80 लाख लोग रहते हैं बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वह 7.74% है। अहमदाबाद जो है वह गुजरात का एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है अहमदाबाद में जो है वह गांधी जी कौन आंदोलन चलाया था, ठीक है। याद करना है आपको, बताना है और कौन सा आंदोलन चलाया था और उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद में कितना परसेंट, तो 6.35 लोग रहते हैं, 35 मिलियन करोड़ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वास करते हैं। इसी तरह पुणे में है 5.5 और सूरत में है 4.59 मिलियन लोग। भारत के 5 सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, ये सजाने के लिए पूछ देगा दोस्तों। तो सबसे नगरीकृत भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम गोवा है, 62.20%। उसके बाद है मिजोरम 52.10%, तमिलनाडु है 48.40%, केरल जो है वह 47.76%, केरल जो है 47.70%, महाराष्ट्र जो है वह 45.20%, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड का रैंक कितना है, तो झारखंड का रैंक 20वां है और झारखंड में कितने हैं, तो 24% लोग नगर में विश्वास करते हैं, नगर में वास करते हैं, विश्वास नहीं वास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत के 5 सबसे कम नगरीकृत जो राज्य है वह कौन कौन सा है। तो सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम ओनली 10%। उसके बाद बिहार जो है वह 11.30% लोग क्या करते हैं, नगरीकृत, बिहार में नगरीकृत में है। उसके बाद असम में कितना लोग नगर में रहते हैं, तो असम में 14.10% लोग रहते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में 16.70% लोग रहते हैं। मेघालय में 20.10% लोग क्या करते हैं, वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कौन कौन से नगरीकृत प्रदेश जो है वह केंद्र शासित में है, तो सर्वप्रथम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में कितना है, तो 97। देखिए दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ जो है वह सेकेंड नंबर पे काउंट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली जो है वह क्या है, पहले नंबर पे है। दिल्ली में कितना परसेंट है, तो 97.50% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नगरीकृत जो है वह केंद्र शासित प्रदेश में क्या करते हैं, वास करते हैं। इसी तरह चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे आता है, 97.30 लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वास करते हैं, अर्थात नगर में रहते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में 78.10, दमन और दीव 1520, पुदुचेरी 68.30%, ठीक है। ये 15 नहीं है, ये 75 है, ठीक है, 75.20। उसके बाद है पुदुचेरी में कितने लोग शहर में रहते हैं, तो 68.30% लोग क्या है, शहर में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दादर व नागर हवेली में कितने लोग शहर में हैं, तो 46.70% लोग क्या हैं, शहर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2022 तक सभी के लिए आवास की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। और यह घोषणा कब की जाती है,
तो 25 जून 2015 को की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमूर्त मिशन। ठीक है, अमूर्त मिशन क्या है? 500 शहर एवं कस्बों के में नगरीय अवसंरचना सुविधा का विकास, जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, जहाँ की जनसंख्या क्या हो? 1 लाख से अधिक हो। इसे योजना में नदियों के किनारे बसे हुए शहर, राजधानियाँ, पवित्र क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र एवं प्रमुख द्वीप एवं पर्यटक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मिशन के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, पानी की निकासी, परिवहन, हरित स्थल एवं पार्क में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मार्ट शहर या स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इसमें क्या क्या है, इसके अंदर की बात को देखते हैं, क्योंकि ये सब नगरीकरण से संबंधित है, इसीलिए ये सब मिशन या योजना को यहीं पे मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत 100 चिन्हित शहरों का विकास करना। ठीक है, 100 चिन्हित शहर का विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिशन के लिए प्रत्येक चयनित शहर को, ठीक है, इस मिशन के लिए प्रत्येक चयनित शहर अर्थात कुछ शहर ऐसा जो है जो चयनित हो चुका है को अगले 5 वर्षों के दौरान, कई वर्षों के दौरान, ये वाला याद रखिएगा, अगले 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। देखिए, इस मिशन के लिए प्रत्येक चयनित शहर को अगले 5 वर्षों के दौरान, कई वर्षों के दौरान? 5 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मिशन के तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस मिशन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रकम दिए जाएंगे। ठीक है, रकम दिए जाएंगे कहने का मतलब है केंद्र और राज्य कैसा रकम में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, इसी को बताया गया है इसमें। इस मिशन से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रकम दिए जाएंगे, जिसमें राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की 50-50% अंशधारिता है। कितने परसेंट? 50-50%। तो इस तरह से हम लोग का नगरीकरण चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद झारखंड, जय हिंद जोहार झारखंड।